नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज का ये वीडियो पर्सनल फाइनेंस के बारे में, वेल्थ क्रिएट करने के बारे में, सेविंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, होम एक्सपेंस मैनेजमेंट के बारे में आपके मन के बहुत सारे सवालों के जवाब देगा। जैसे इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, अपने ही बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट कैसे लें, सैलरी महीने की पहली तारीख को मिलती है लेकिन इन्वेस्ट कब करें, यार तनख्वाह टाइट है, बजट कैसे बनाएं जिससे सब कुछ बैलेंस हो जाए, स्टॉक मार्केट में कितना पैसा लगाना चाहिए जिससे सेफ हो, मेरी उम्र इतनी है मुझे कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, पर्सनल लोन में लेना चाहता हूं, बहुत जरूरत है लेकिन कितना पर्सनल लोन लूं जिससे भविष्य में दबाव ना आए। और जो लोग थोड़ी उम्र दराज हो चुके हैं उनका सवाल आता है, यार रिटायरमेंट कब लें, कैसे लें। आज आपको बताऊंगा वो स्थापित रूल्स जिनके बारे में जानकर लगभग 90% डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और यदि कोई मुझसे पूछे पाटनी साहब एजुकेशन करिकुलम में चेंज करना है, यदि आपसे कहा जाए तो आप क्या बदलेंगे, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे लॉ हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो, मैं सब में पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कोर्स में जरूर शामिल करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली हर आदमी को अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठानी है, अपने लिए नीड्स को फुलफिल करना है, उसके बाद वेल्थ क्रिएट करनी है, एक शांति की जिंदगी जीनी है। लोग अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट तो हो जाते हैं लेकिन उनको पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं मालूम। तो मेरी आपको सलाह रहेगी, आज ये वीडियो पूरी शिद्दत से ईमानदारी से देखें, अपने जीवन साथी को दिखाएं, अपनी कोर टीम को दिखाएं। कोई भले ही 10,000 रुपए महीने कमाए या 10 लाख या 10 करोड़ रुपया कमाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, आज ये वीडियो अलग अलग फॉर्मूले के माध्यम से आपको क्लियर करेगा। आजकल की जनरेशन बहुत ईएमआई के चक्करों में पड़ रही है। वो जल्दी से बढ़िया घर लेना चाहती है, बेस्ट से बेस्ट गैजेट लेना चाहती है, फॉरेन घूमना चाहती है, कार लेना चाहती है और इस चक्कर में अपने सिर पर ईएमआई का लोड ले लेती है। ये रूल कहता है कि आपकी ईएमआई आपकी नेट मंथली इनकम के 40% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से समझिए, कई लोग 60-70% तक चले जाते हैं। मुझसे कोई ईमानदारी से पूछेगा तो मैं बोलूंगा उसको बजट को फॉलो करो और उसके बाद ईएमआई को तय करो। तो यदि आपकी टेक होम सैलरी 50,000 है तो आपका ईएमआई किसी भी सूरत में 20,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। बजट रूल को ध्यान से सुनिए इसी शो में, वो आपको इसी डायरेक्शन में गाइड करता है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि मान लो 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए है तो उसका कितना हिस्सा स्टॉक मार्केट या इक्विटी में जाना चाहिए। अब लोगों को ऐसा लगता है यदि ज्यादा चला गया और कहीं मार्केट गिर गया, क्रैश कर गया तो हमारे को बहुत नुकसान हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को लगता है यार कम चला गया तो रिटर्न्स एग्रेसिव नहीं मिलेंगे, ग्रोथ मिस हो जाएगी। तो इसका एक ग्लोबल फॉर्मूला है 100 एज रूल। आप सिंपली अपनी एज को 100 से माइनस करिए और जो भी बचता है उतना % आपका इक्विटी में जाना चाहिए। चलिए इसको एग्जांपल से समझाता हूं सरल करके। मान लीजिए आपकी एज आज 30 है तो आप उसको 100 से माइनस करिए तो कितना बचा 70। तो आज की डेट में यदि आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने तो 70 रुपए आपका इक्विटी की तरफ जाना चाहिए। इसका एक और कारण है, जितनी कम एज हो उतना हमारे पास लिबर्टी होती है कि हम थोड़ा एग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकें, थोड़े रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकें, क्योंकि थोड़ा रिस्क होगा तभी थोड़ा ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस भी रहेंगे। अब इसी फॉर्मूले को उलट के देखते हैं कि मान लीजिए आपकी एज 80 है तो अब आप 100 से 80 को माइनस करेंगे तो बचा 20। तो 80 की एज में सिर्फ 20 ही इक्विटी को अलोकेट होना चाहिए, चाहे कोई कितना ही ज्ञान दे दे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होती है उसके बाद आप थोड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं। आपको कुछ फंड सामने चाहिए किसी बीमारी के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए। आप शांति से जीवन बिताना चाहते हैं, रिस्क ज्यादा नहीं चाहते। शेयर मार्केट पर बहुत शानदार वीडियोस, स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्टमेंट पर कैसे करें, किन चीजों का ध्यान रखें, क्या ना करें, ये हमने उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर विशेष रूप से स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट लगाई है। और सारी जानकारियां बहुत ज्यादा न्यूट्रल है, क्योंकि ना तो हमको कोई चैनल स्पॉन्सर करता है, ना ही किसी स्टॉक से हमारा कोई एफिलिएशन या कोई भी अंडरग्राउंड एग्रीमेंट या अरेंजमेंट है, ना ही किसी इक्विटी को हम किसी के कहने पर प्रमोट करते हैं। तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल की स्टॉक मार्केट
प्लेलिस्ट पर जितने वीडियो आपको मिलेंगे वो सब के सब न्यूट्रल वीडियो हैं और बिना किसी लाभ हानि के आपको सिर्फ सही सलाह देंगे। तो उम्मीद है 100 एज रूल से ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा इक्विटी में डालें। हो सकता है आपकी सैलरी 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो। सबको भाई बजट बनाने की जरूरत पड़ती है और सबकी पोजीशन कभी ना कभी टाइट होती है। तो बजटिंग का भी कोई ग्लोबल रूल है। हाँ, ग्लोबल रूल है जिसका नाम है 50-30-20 रूल। और ये रूल तब तक अप्लाई होता रहेगा जब तक आपकी आवश्यकताओं की तुलना में आपकी आय बहुत ज्यादा ना हो जाए और आपको बजट की कोई चिंता ही ना करना पड़े, क्योंकि आपके पास बफर पैसे इतने ज्यादा हैं। और जब तक उतना बफर नहीं है 50-30-20 रूल को फॉलो कीजिए। ये रूल कहता है 50% स्पेंड ऑन नीड्स। अब आपकी नीड्स क्या क्या है? घर का मान लो किराया है, बच्चों की स्कूल फीस है, ट्रांसपोर्ट है, खाने का खर्च है, भाइयों का खर्च है। तो जो आपकी नीड्स है, आवश्यकता है, जिसके बिना आपका घर सरवाइव नहीं कर सकता, 50% आय वहां जानी चाहिए। 30% स्पेंड ऑन वांट्स, एस्पिरेशंस। भाई हॉलीडेज पर जाना है, वीकेंड में छोटी मोटी पार्टी करनी है, मूवीज जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, कोई गैजेट खरीदना है, 30% आप वांट्स में कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 20% सेविंग में, इन्वेस्टमेंट्स में जरूर से जरूर डालिए, क्योंकि कल वहीं से वेल्थ क्रिएट होगी। तो 50% नीड्स, 30% वांट, 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब लोग यहां पर गड़बड़ क्या करते हैं, कभी कभी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को 70-80% कर देंगे और घर में खाने के लिए नहीं बचेगा। कभी कभी वांट्स में इतना ज्यादा खर्च कर देंगे कि ईएमआई के चक्करों में, दबाव में पूरा दिन स्ट्रेस में जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से आप जीवन के सभी हिस्सों को बैलेंस कर सकते हैं। क्या बात है। अक्सर हम जब पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, किसी इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, मन में सवाल आता है, ओके फाइन, रेट ऑफ रिटर्न तो लिखा है, लेकिन यार पैसा डबल कब होगा? ये अक्सर लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि उनको कैलकुलेशन नहीं समझता। आज मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूं। समझ लीजिए आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जो 10% रिटर्न का कमिटमेंट दे रहा हो। आप सिंपली उस रेट ऑफ रिटर्न को 72 से डिवाइड कर दीजिए। मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं। यदि आपका बॉन्ड 10% रिटर्न दे रहा है और आपने उसको 72 से डिवाइड किया तो आया 7.2 ईयर्स। मतलब 7.2 ईयर्स में आपका पैसा डबल होगा। ये लगभग 90% तक फॉर्मूला राइट होता है। कहीं कहीं पर इसमें थोड़ी गड़बड़ आ सकती है, लेकिन आप कम से कम ये अंदाज लगा पाएंगे कि हाँ, मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूं, मेरा पैसा X ईयर में डबल होगा। यस करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। अक्सर लोग कहते हैं सर इन्वेस्ट कहाँ करें, महीने के एंड आते आते तक तो पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। फिर वो अपनी बजट शीट को देखते हैं और पता लगता है कई एक्सपेंसेस अननेसेसरी कर दिए, जोश में कर दिए हैं, किसी भावनाओं में कर दिए। फर्स्ट वीक रूल ये कहता है हर महीने अपनी सैलरी मिलते साथ 20% जो आपको सेव करना है वो पहले हफ्ते में ही सेव कर दीजिए। पहले हफ्ते में ही उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, पहले ही हफ्ते में उसको सेव कर दीजिए। तो आपका बचा हुआ महीना उस बची हुई सैलरी में से या बची हुई अर्निंग में से निकलेगा। और जनरली लोगों की टेंडेंसी रहती है जितना पैसा होता है उसमें एडजस्ट कर लेते हैं और उधर वो 20% बढ़ता चला जाता है। कभी रेयर केस में आप पर बहुत दबाव आ गया तो आप देखना आप बहुत अनमने मन से उस 20% को तोड़ेंगे। अदरवाइज आप कैसे भी करके अपनी नीड्स को, वांट्स को, सबको कंट्रोल में कर लेंगे। तो पहले हफ्ते में सारे नौकरी पेशा लोगों को मेरी सलाह है, यदि इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन चाहिए तो ग्लोबल फर्स्ट वीक रूल फॉलो करिए, जो इस बात का आंसर देता है महीने में इन्वेस्ट कब करें। कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और कहता है यार घर में अचानक बीमार कोई हो गया है, हॉस्पिटल ले जाना है, पैसे की जरूरत है, यार बच्चे की फीस भरना है, बजट पूरा हिल गया है, पैसे की जरूरत है। इसका कारण क्या है? लोग इमरजेंसी फंड को प्लान नहीं करते। या तो पैसा वांट्स में उड़ा देंगे या कभी कभी जोश में आके भविष्य के लिए ज्यादा सोचते हुए किसी फैंसी इंस्ट्रूमेंट में पैसे को पार्क कर देंगे और अचानक घर में इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं रहता। तो 6x इमरजेंसी फंड इस बात की गाइडेंस देता है कि आपके पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बाबा
बैंक में कितने पैसे पड़े? तो यदि आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपए है तो आपके पास इमरजेंसी फंड में अकाउंट में कम से कम 3 लाख रुपए होना चाहिए। कई कारण है, हो सकता है अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप कुछ महीने काम ना कर पाए, हो सकता है अचानक आपको जॉब से निकाल दिया जाए और नई जॉब मिलने में 2-3-4 महीने लग जाए, हो सकता है कोविड जैसी कोई परिस्थिति बन जाए। तो कम से कम 6x इमरजेंसी फंड अपने अकाउंट में रखने का प्रयास करें। अभी कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर इतना तो बचता ही नहीं है। तो भाई उज्ज्वल पार्टनी यूट्यूब में बाकी मनी के वीडियोस देखो, बाकी इन्वेस्टमेंट के वीडियोस देखो, बाकी सक्सेस के वीडियोस देखो और अपनी इनकम बढ़ाओ। अपने सपनों और अपने हौसलों को छोटा मत करो, अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करो। मान लीजिए बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो तुरंत जाकर चेक करिए उसमें ऑटो स्वीप फैसिलिटी है कि नहीं। ऑटो स्वीप का अर्थ है कि बैंक आपके अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करता है, उसके ऊपर के सारे पैसे को ऑटो स्वीप अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर कर देता है। तो आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी तुलना में 2 से 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट उस एफएफडी अकाउंट या सुपर अकाउंट या ऑटो स्वीप अकाउंट में ज्यादा मिलता है। एक बहुत बड़ी बात मैं सारे बिजनेस ओनर्स को बता दूं, आप सबके अकाउंट में, करंट अकाउंट में कई बार काफी पैसे पड़े होते हैं, लेकिन 90% बिजनेस ओनर्स करंट अकाउंट में ऑटो स्वीप नहीं लगवाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है और बैंक बताता नहीं है। आज भी देश के बहुत सारे बैंक करंट अकाउंट में ऑटो स्वीप या एफएफडी की फैसिलिटी देते हैं, जहां पर वो एक मिनिमम अमाउंट को अकाउंट में रख के बाकी सब को एफएफडी में ट्रांसफर कर देते हैं। अब एक बात आपको बता दूं, यूं बैंक करंट अकाउंट में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देता, और यदि आपने ये फैसिलिटी एक्टिवेट नहीं कराई है और आपके करंट अकाउंट में रोज कुछ ना कुछ पैसा पड़ा रहता है, कभी 1 हफ्ते के लिए पड़ा रहता है, कभी 15 दिन के लिए, कभी 2-3 महीने के लिए, भले ही कभी खाली हो जाता हो, तो उस पीरियड का आप लाखों करोड़ों रुपए का इंटरेस्ट मिस कर रहे हैं। तुरंत अपने बैंक से बात करिए और अपने करंट अकाउंट में एफएफडी फैसिलिटी, ऑटो स्वीप फैसिलिटी एंजॉय करना शुरू करिए। आपका 1 रुपए का भी अतिरिक्त खर्चा नहीं है। आप जो पैसा पहले रख रहे थे वही पैसा आज भी पड़ा रहेगा और उसके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट जनरेट होगा। आज ये फॉर्मूला सुन के मेरे से इंश्योरेंस एजेंट नाराज होने वाले मुझे पता है, लेकिन उज्ज्वल पार्टनी यूट्यूब चैनल में मैं सिर्फ सच बोलता हूं। आज आपको यदि इंश्योरेंस लेना हो तो आपकी एनुअल इनकम का 20 टाइम्स आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। ठीक, मान लीजिए आप साल का 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका इंश्योरेंस कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए? मेरी सलाह है कि टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में लोवेस्ट प्रीमियम लगता है। उसका नुकसान यह है कि यदि आपको कुछ नहीं हुआ, आप जिंदा रह गए तो आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आप जिंदा रह गए तो आपको इंश्योरेंस की कोई जरूरत भी नहीं है। और इंश्योरेंस वैसे भी लाइफ की सेफ्टी के लिए बना है, आप जब न रहें उसके लिए बना है। आजकल इसकी खूब मार्केटिंग एक इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में की जाती है, आजकल इसकी खूब मार्केटिंग ग्रोथ प्लान के रूप में की जाती है, लेकिन प्राइमरली इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस है जिसका लोएस्ट प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस में आता है और बहुत कम पैसे में बहुत बड़ा इंश्योरेंस हो सकता है। और वास्तविकता में आपको कुछ हो गया ना तो तभी असली मदद आपके परिवार की होगी जब उनको बहुत बड़ी राशि मिले, जो टर्म इंश्योरेंस में संभव है। आजकल टीवी में बढ़िया बढ़िया ऐड आती है, आप बीच के किनारे लेटे हैं, एक सुंदर हसीना आपके बाजू में बैठी है और वो एडवर्टीजमेंट आपको बता रही है, भाई जल्दी से रिटायर हो जाओ। अरे जल्दी रिटायर हो गए और पैसा पास में बराबर नहीं रहा तो कुछ सालों में कटोरा लेकर नजर आओगे। एनुअल इनकम का मिनिमम 25x जब तक बैंक अकाउंट में ना पड़ा हो, एकदम क्लियर शुद्ध, तब तक गलती से भी रिटायरमेंट को सपने में भी मत सोचना। आप इनमें से कौन से रूल का तत्काल पालन करने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। कौन से रूल से रिलेटेड गलतियां आप पहले से करते आ रहे हैं जिसकी वजह से आज थोड़ा संकट में है, वो भी आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपका कोई नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उतना अच्छा नहीं है, या यदि आप उसकी चिंता करते हैं, तो इस उज्ज्वल पार्टनी शो को आज जरूर से जरूर शेयर करना, क्योंकि इससे उनका भला होगा और उनका भला होगा, वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।
तैयार हूँ।